हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं। तो इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास टोटल 3 कंपोनेंट्स है, COE, OS एंड MI। मुंबई इंडियंस नहीं बेटा, मिक्स्ड इनकम। ठीक है। COE का फुल फॉर्म है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, मतलब कि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को कौन कौन से वेज में कंपनसेट कर सकता है। सबसे पहले वेजेस एंड सैलरीज, आइदर यू विल पे इन कैश, इन काइंड और बोनस। उसके अलावा आपको रिटायरमेंट के टाइम पे कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि पेंशन मिल गई, या फिर आपने इतने सालों तक एक कंपनी में सर्व किया तो आपके एम्प्लॉयर ने एज अ लॉयल्टी, टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड के तौर पे आपको एक लमसम अमाउंट दे दिया, उसको मैं बोलता हूं ग्रेचुइटी। ठीक है। सो आपको रिटायरमेंट के टाइम पे 2 तरह के बेनिफिट्स मिल सकते हैं, दैट इज रिटायरमेंट पेंशन एंड ग्रेचुइटी। तीसरा होता है एम्प्लॉयर्स। ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे बोल्ड भी मार्क किया है मैंने, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। इसका एग्जांपल ले ले तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड, मतलब कि आपके सैलरी से हर महीने कुछ अमाउंट पीएफ की तौर पे कटता है, जिसको हम प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। जितना अमाउंट आपकी सैलरी से कटता है उतना ही सेम अमाउंट आपका एम्प्लॉयर भी उस अकाउंट में डालता है, जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। ये अमाउंट आप रिटायरमेंट के टाइम पे पूरा एक साथ भी ले सकते हैं या फिर इंस्टॉलमेंट में भी विड्रॉ कर सकते हैं। सो एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अब आपकी सैलरी से जो पैसा कटा था पीएफ के लिए, वो तो आप ही का पैसा था, तो वो आपकी इनकम नहीं हुई, लेकिन सेम अमाउंट जो आपके एम्प्लॉयर ने डाला था वो आपकी एडिशनल इनकम हो गई। तो मैं इसमें सिर्फ एम्प्लॉयर्स ने जो कंट्रीब्यूट किया है वही काउंट करूंगा। अगर मैं इन 3 चीजों को ऐड कर देता हूं तो मुझे मिल जाएगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। उसके बाद है हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर 2 हेड है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। अब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मतलब बेटा सिर्फ लैंड नहीं होती है या फिर कोई भी जायदाद नहीं होती। प्रॉपर्टी मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर एक ऑथर ने बुक पब्लिश की है तो एट अ टाइम ऑफ जब वो बुक पब्लिश की जा रही है, उसके बाद जितने भी बार वो बुक बिकेगी, ऑथर ने बोला कि जितने भी बार आप मेरी बुक बेचोगे उसके ऊपर मुझे रॉयल्टी पे करना। ठीक है। तो वो भी एक प्रॉपर्टी है, एक एसेट है, तो वो प्रॉपर्टी से रॉयल्टी कमा सकते हो। अगर आपके पास लैंड है तो आप उससे रेंट भी कमा सकते हो। उसके अलावा आपके पास अगर कैपिटल होगा तो उस कैपिटल पे आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा, तो आप इंटरेस्ट भी कमा सकते हो। अब यहाँ पे आपको एक्चुअल एंड इम्प्यूटेड दोनों वैल्यू लेनी है। एक्चुअल मतलब कि आपको सही में एक्चुअली में रेंट मिला है, या फिर आपकी खुद की जमीन है जो आपने खुद के बिजनेस में लगाई हुई है। इसको हम 11th में इम्प्लिसिट कॉस्ट भी बोलते थे, उसको मैं बोलता हूँ इम्प्यूटेड वैल्यू। उसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्यूटेड वैल्यू। इन 3 चीजों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। उसके बाद आते हैं इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। व्हाट इज इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप? एंटरप्रेन्योर कौन होता है बेटा? वो बंदा जो सारी माथाकूट करके एक बिजनेस को संभालता है। ठीक है। तो वो क्या लेके जाएगा? हमने पढ़ा था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर ऑफ 4 टाइप्स, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इनकम फैक्टर इनकम किस वे में देते थे? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो एंटरप्रेन्योर को क्या मिला? प्रॉफिट। तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर घर पे क्या लेके जाता है? प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? प्रॉफिट एक बार आया, उससे उसने डिविडेंड डिक्लेयर किया, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो डिविडेंड को मैं बोलता हूँ डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम। क्या बोलता हूँ? डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम। उसके बाद मैंने उसमें से टैक्स भी पे किया, तो उसको मैं बोलता हूँ कॉर्पोरेट टैक्स, या फिर इसको हम बिजनेस टैक्स भी बोल सकते हैं। उसके बाद जो पैसा मैं घर लेके जाऊंगा, मेरे जेब में रहेगा, दैट इज नोन एज रिटेन्ड अर्निंग्स। दैट इज नोन एज रिटेन्ड अर्निंग्स। अगर मैं डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स एंड रिटेन्ड अर्निंग्स को ऐड कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट किसका होता है बेटा? इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप का।
तो अगर मैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप दोनों को ऐड कर दूं, सो आई विल गेट ऑपरेटिंग सरप्लस। द लास्ट वन इज मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम मतलब कि बेटा एज एन एंटरप्रेन्योर मेरा खुद का धंधा है, ठीक है, मेरा खुद का बिजनेस है, लैंड भी मेरी है, उसमें लेबर की तरह काम भी मैं खुद ही कर रहा हूँ, मतलब इन शॉर्ट सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो मैंने ही दिए। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि कौन से पोर्शन में कैसे इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। इसलिए इन सबको हम जब भी पेमेंट करते हैं इन सब का मिक्स करके ऐड करके हम एक ही इनकम काउंट करते हैं, दैट इज़ नोन एज मिक्स्ड इनकम। तो अगर मैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम इन तीनों चीज़ को ऐड कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा NDP एट FC, और NDP एट FC को हम लोग डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। कौन सी इनकम कहते हैं बेटा? डोमेस्टिक इनकम। लेकिन मुझे कैलकुलेट क्या करना है? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है? अगर मैं NDP एट FC में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? नेशनल इनकम। क्या मिल जाएगा? नेशनल इनकम। आई होप आप सबको ये मेथड समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। अब हम करते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स। उसके पहले थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं कि वेजेस एंड सैलरीज के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती है। तो अगर वेजेस एंड सैलरीज मैंने कैश में दिया है तो उसके अलावा मैं क्या दे सकता हूँ? या तो मैंने, अब जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज होती है तो वो अपने एम्प्लॉयज़ को रहने के लिए घर भी देते हैं, डियरनेस अलाउंस, या फिर कमीशन दे दिया, ठीक है। तो वेजेस, सैलरीज, बोनस, डियरनेस अलाउंस एंड कमीशन। सेम लॉजिक लगाना है बेटा। मैंने फर्स्ट मेथड समझाते टाइम भी बोला था, अगर पापा दिए हो तो बेटे को हम क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आपको वेजेस एंड सैलरीज इन कैश हेडिंग डायरेक्टली दिया हुआ है और उसी के साथ आपको अगर कमीशन या फिर डियरनेस अलाउंस भी दिया है तो आप इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है बेटा। फिर है वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, मतलब कि फ्री अकोमोडेशन, फ्री मेडिकल, एजुकेशन फैसिलिटीज़ एक्सेट्रा। एम्प्लॉयज़ के फैमिली के लिए रेंट फ्री अकोमोडेशन दे दिया, या फिर हमने उनके बच्चों के लिए स्कूल में फ्री पढ़ाई करवा दी, तो ये सब क्या हो गया? पेमेंट इन काइंड। फिर है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स में दो टाइप के होते हैं, जैसे मैंने बताया था, रिटायरमेंट पेंशन एंड ग्रेचुइटी। रिटायरमेंट पेंशन एंड ग्रेचुइटी। उसके बाद आता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। एम्प्लॉयर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा तो ही मैं उसको काउंट करूंगा, अगर एम्प्लॉयज़ का होगा तो मैं उसको काउंट नहीं करूंगा। किसका काउंट नहीं करता बेटा मैं? एम्प्लॉयज़ का, ठीक है। अब आ जाओ सबसे मज़ेदार चीज़ पे, इंटरेस्ट डज नॉट इंक्लूड। मतलब कि हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करते टाइम 3 टाइप के इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं करते। कौन कौन से 3 टाइप के? सबसे पहला है इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। मतलब कि हमारी गवर्नमेंट ने अगर कोई भी लोन लिया है तो उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, मतलब उसको हम बोलते हैं नेशनल डेट। उसके ऊपर जो हम इंटरेस्ट पे करेंगे दैट इज इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट। अब गवर्नमेंट ने लोन लिया है तो गवर्नमेंट क्या करती है? वेलफेयर करती है, ठीक है। तो वेलफेयर कर रही है, इसीलिए हम ये इंटरेस्ट काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये कोई भी प्रोडक्शन या फिर प्रोडक्टिव एक्टिविटी के लिए नहीं लिया गया है, इसीलिए हम इसको काउंट नहीं करेंगे। फिर है इंटरेस्ट ऑन कंजम्पशन। कंजम्पशन कौन करता है बेटा? हाउस होल्ड करता है। कौन करता है? हाउस होल्ड करता है। तो अगर हाउस होल्ड ने बैंक से लोन लिया है तो किसके लिए लिया है? कंजम्पशन करने के लिए लिया है, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करने के लिए नहीं लिया है। मतलब कि वो पैसा प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होगा, इसीलिए हम लोग इंटरेस्ट ऑन कंजम्पशन भी काउंट नहीं करेंगे। उसके बाद आता है इंटरेस्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अनदर। ये ध्यान से सुनना, इंटरेस्ट फ्रॉम
वन फर्म टू दी अनदर। एक फर्म ने अगर दूसरे फर्म को, एक फर्म के पास ज़्यादा पैसा है, दूसरे फर्म के पास थोड़ा कम पैसा था, तो ज़्यादा पैसे वाले ने कम पैसे वाले को लोन दे दिया, उसके ऊपर अगर वो कोई इंटरेस्ट पे करता है, वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि एट द एंड वो पैसा इकोनॉमी में ही आने वाला है, क्योंकि ये प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जा रहा है। किसके लिए यूज़ किया जा रहा है? प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो अगर इस चीज़ को बढ़ाने के लिए हम लोग उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो काउंट नहीं करते हैं। अब प्रॉफिट्स के अंदर क्या क्या आता है बेटा? कॉरपोरेट टैक्स, जिसको मैं बिजनेस टैक्स भी बोलता हूँ, डिविडेंड्स, जिसको डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स भी बोलते हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स, जिसको हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स भी कहते हैं। ठीक है, नाउ कैलकुलेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है? NNP एट FC। मुझे इनकम मेथड से क्या मिलता है? NDP एट FC। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? NDP एट FC निकालूंगा, और जो भी चीज़ मुझे फाइंड करनी होती है वो मैं हमेशा इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे लिखूंगा। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज डायरेक्टली दिया हुआ है, देन ऑपरेटिंग सरप्लस, देन वी हैव मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कितना है? 13,300। उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस भी आपको डायरेक्टली दिया गया है 5,000। उसके बाद मिक्स्ड इनकम भी आपको डायरेक्टली दिया गया है, दैट इज 16,100। इन तीन चीज़ों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो मुझे मिल जाता है 34,400 करोड़। ये मिल गया मुझे NDP एट FC। क्या मिल गया? NDP एट FC। इसके बाद मैं क्या करूँगा? अगेन थर्ड चैप्टर वाला लॉजिक, NNP एट FC इज इक्वल टू NDP एट FC। इक्वेशन बनाते हैं, नेशनल नेशनल नो चेंज, डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू नेशनल प्रोडक्ट। आई विल ऐड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर कॉस्ट नो चेंज। NDP एट FC कितना है? 34,400 प्लस NFIA कितना है बेटा? NFIA क्या होता है? फीफा माइनस फीटा, लेकिन यहाँ पे मुझे डायरेक्टली नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है, दैट इज 300। सो माई फाइनल आंसर बिकम्स 34,700 करोड़। यूनिट लिखना मत भूलना वरना मार्क्स कट जाएंगे। तो ये मिल गया मुझे NNP एट FC बाय इनकम मेथड। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। धीरे धीरे स्लोली एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे और ज़्यादा फ्लुएंट हो जाओगे। लेट्स डू सेकेंड सम, दैट इज अगेन आई नीड टू फाइंड आउट नेशनल इनकम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल कैलकुलेट NDP एट FC। compensation of employees, that is 10,000। उसके बाद क्या आता है बेटा? ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर क्या आता है? रेंट, इंटरेस्ट एंड रेंट इंटरेस्ट, और क्या आता है? रॉयल्टी। यहाँ पे मुझे रेंट दिया हुआ है, रेंट कितना है? 2,000। उसके बाद इंटरेस्ट भी दिया हुआ है 4,000। उसके बाद रॉयल्टी कहीं दिया है? नहीं दिया है। फिर क्या आता है? इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर प्रॉफिट दिया है? कहीं पे भी नहीं दिया है। तो अगर प्रॉफिट नहीं दिया हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? आई विल ऐड कॉर्पोरेट टैक्स, रिटेन्ड अर्निंग्स एंड डिविडेंड। कॉर्पोरेट टैक्स दिया है? रिटेन्ड अर्निंग दिया है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज नोन एज रिटेन्ड अर्निंग्स।
क्या मुझे डिविडेंड दिया है कहीं पे भी? डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज नोन एज डिविडेंड्स। तो ये हो गया मेरा ऑपरेटिंग सरप्लस। उसके बाद क्या आता है? मिक्स्ड इनकम मुझे डायरेक्टली दिया है। इसको सॉल्व कर देते हैं। 10,000 प्लस 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये हो गया बेटा हमारा 26,000। ये मुझे मिल गया NDP एट FC। फिर हमें क्या फाइंड करना है? नेशनल इनकम, दैट इज NNP एट FC इज इक्वल्स टू NDP एट FC। अगेन आई विल फॉर्म अ इक्वेशन। नेशनल टू नेशनल नो चेंज, डोमेस्टिक प्रोडक्ट टू national product, I will add net factor income from abroad, factor cost no change, 26,000 plus net factor income from abroad। यहाँ पे मुझे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया गया है, मतलब कि बेटा ये मुझे क्या दिया गया है? फीटा। क्या दिया गया है? फीटा। फीफा कहीं पे भी नहीं है। So FIFA minus Fita, that is 0 minus 200. So my answer will be 25,800. अगर आप फ्लो चार्ट में जिस सीक्वेंस में, जिस सिस्टमेटिकली ऑर्डर में जाएंगे तो आपको बहुत इजी पड़ेगा सॉल्व करना। अगर आप इसके ऑर्डर में जाएंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, कभी कभार कोई भी चीज़ मिस भी हो सकती है। सो आई वुड प्रेफर कि आप जब भी कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, स्टार्ट मार्किंग कि आपने कौन कौन से कंपोनेंट्स ले लिए हैं। तो क्या है, ये तो अभी छोटे छोटे सम्स है बेटा, आगे जाके आपको बहुत बड़े बड़े सम्स आएंगे जिसमें आपको एक साथ 15-20 कंपोनेंट्स दिए होंगे। उसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि मैंने ये कंसीडर किया है या नहीं किया है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। लेट्स सी, कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी। अब मुझे क्या फाइंड करना है? जीडीपी एट एमपी। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा एनएनपी एट एफसी। इनकम मेथड से मुझे क्या मिलता है? एनएनपी एट एफसी। तो एनएनपी एट एफसी, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में क्या आता है? सबसे पहले वेजेस एंड सैलरीज, दैट इज 200 रुपीज। वेजेस एंड सैलरीज के बाद क्या आता है? रिटायरमेंट। रिटायरमेंट बेनिफिट्स कहीं पे भी दिख रहा है मुझे? नहीं है। उसके बाद क्या आता है? एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। क्या वैसा कुछ भी यहाँ पे दिख रहा है? हाँ, ये रहा। और एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन ही दिया गया है, सो आई विल कंसिडर दिस, आई विल ऐड दिस। उसके बाद हम आते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस पे। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आता है? सबसे पहले इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी डायरेक्टली दिया गया है। उसके बाद इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, ये भी मुझे डायरेक्टली दिया गया है। फिर हम आते हैं मिक्स्ड इनकम पे। मिक्स्ड इनकम क्या होता है? ये रहा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मुझे रेंट दिया गया है, तो इसको मैं इग्नोर करूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे ऑलरेडी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी दिया हुआ है। सिमिलरली अब हम करते हैं इसको सॉल्व, तो ये हो जाएगा 240 प्लस 200 प्लस 280, 400, 600 प्लस 120 is 720। ये मुझे मिल गया NNP एट FC। पर मुझे कैलकुलेट क्या करना है? GDP एट MP। सो GDP एट MP इज इक्वल्स टू NNP एट FC। नेट से ग्रॉस में जाने के लिए आई विल ऐड डेप्रिसिएशन। नेशनल प्रोडक्ट से डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगेन आई विल ऐड
NFIA, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, आई विल ऐड NIT। NNPAT FC कितना है 720। डेप्रिसिएशन मुझे दिया हुआ है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज द अदर नेम ऑफ डेप्रिसिएशन। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मुझे डायरेक्टली दिया हुआ है, लेकिन ये नेगेटिव वैल्यू में है तो ये -5 हो जाएगा। फिर है NIT मीन्स इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स मुझे दिया हुआ है GST, दैट इज 90 रुपीज़, माइनस सब्सिडीज विल बिकम 10। तो यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा 720 + 40 -5 + 80। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे फाइनल आंसर मिलेगा 840। तो ये मुझे मिल गया GDP at MP। आई होप आप सबको ये पूरा सम समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं 4th क्वेश्चन। अगेन आई नीड टू फाइंड आउट GNP at MP। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम नेशनल इनकम भी कहते हैं। अब वेजेस एंड सैलरीज 1000, फिर और क्या दिया है, वेजेस एंड सैलरीज दिया हुआ है तो मैं बोनस को इग्नोर करता हूँ। उसके बाद उसके अंदर क्या आता है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स। कहीं पे भी दिख रहा है बेटा रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ये रहा रिटायरमेंट पेंशन प्लस 4000। उसके बाद एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, कुछ भी दिख रहा है ऐसा नहीं है। फिर आ जाते हैं हम ऑपरेटिंग सरप्लस पे। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या होता है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी डायरेक्टली दिया हुआ है 3000। फिर इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप नहीं दिया, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप नहीं दिया तो प्रॉफिट दिया है, लेकिन ध्यान से देखो ये मुझे दिया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखा है, मतलब कि मैंने टैक्स पे कर दिया है लेकिन अभी भी डिविडेंड पे करना बाकी है। ध्यान से समझना बेटा, अगर मेरे पास जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से मैं टैक्स पे कर देता हूँ, सो आई गेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको मैं PAT बोलता हूँ। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से अगर मैं डिविडेंड पे करूंगा सो आई विल गेट रिटेन्ड अर्निंग्स। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब कि मैंने अभी तक डिविडेंड पे नहीं किया है। तो अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में टैक्स पे ऐड कर देता हूँ सो मुझे क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस कॉर्पोरेट टैक्स, इन दोनों चीज़ को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें प्रॉफिट मिल जाता है। सो 3800 प्लस 200 बिकम्स 4000। उसके बाद क्या आता है, मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम क्या मुझे डायरेक्टली दिया हुआ है, इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड, इनकम फ्रॉम सेल्फ एम्प्लॉयड दैट इज 1500। ये हो जाएगा 5000 प्लस 4000 9000 प्लस 3 12 13500। ये हमें मिल गया NNPAT FC। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इक्वेशन बनानी है, GNP@MP इज इक्वल्स टू NNPAT FC। नेट से ग्रॉस में जाने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन, नेशनल प्रोडक्ट से नेशनल प्रोडक्ट नो चेंज, फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस, आई विल ऐड नेट इनडायरेक्ट टैक्स। NNPAT FC कितना है, 13500। डेप्रिसिएशन कितना दिया गया है मुझे,
depreciation, replacement cost of fixed capital is the other name for depreciation. Then NIT, that is indirect tax minus subsidies. तो ध्यान से देखो बेटा, मुझे इनडायरेक्ट टैक्स कहीं भी दिया है नहीं दिया, लेकिन नेट सब्सिडीज डायरेक्टली दिया हुआ है. नेट सब्सिडीज क्या आता है? माइनस होता है. अगर हम उसको डायरेक्टली माइनस करते हैं और उसकी वैल्यू भी माइनस में दी है, मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. तो ये हो गया 700. सो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 13,500 प्लस 1000 इज 14,500. 14,500 प्लस 700 विल गिव मी 15,400 करोड़. ये हमें मिल गया GNP एट MP. आई होप आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख के पूछ सकते हैं, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूँ. ट्राई, प्रैक्टिस. जैसे जैसे आप खुद सॉल्व करोगे वैसे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. अब ये वाला क्वेश्चन देखो, मुझे नेशनल इनकम भी फाइंड करना है और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ भी फाइंड करना है. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या है? मुझे एक बीच का कंपोनेंट फाइंड करना है. उसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो नेशनल इनकम निकाल लेते हैं. मुझे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है, दैट इज NDP एट MP. कैलकुलेट क्या करना है? NNP एट FC. दिया हुआ क्या है? NDP एट MP. नेट नेट सेम, डोमेस्टिक टू नेशनल जाने के लिए क्या करेंगे हम? प्लस NFIA. मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए क्या करेंगे हम? माइनस NIT. NDP एट MP. NDP एट MP कितना है? 700. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना दिया हुआ है मुझे? 5. माइनस NIT, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, मतलब 50 माइनस 5 विल गिव मी 45. अब अगर हम इसको करें तो हमारा आंसर आएगा 660. ये हमने कैलकुलेट कर दिया नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम नेशनल इनकम भी कहते हैं. तो हमने पहली चीज़ तो कैलकुलेट कर दी है. ठीक है. अब हमें क्या निकालना है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. मतलब इनकम मेथड से मुझे क्या मिलता है? NDP एट FC. ठीक है. मुझे दिया हुआ क्या है? NDP एट MP. अब हम क्या करेंगे? NDP एट MP से NDP एट FC में जाएंगे. तो 700 MP से FC में जाने के लिए हम क्या करते हैं? माइनस NIT, दैट इज 700 माइनस 45. ये मिल जाएगा मुझे 655. याद रखना बच्चों, NDP एट FC हमारा कितना आया है? 655. कितना आया है? 655. अब NDP एट FC इज इक्वल्स टू COE प्लस OS प्लस MI. NDP एट FC कितना आया था? 655. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज मुझे फाइंड करना है
ऑपरेटिंग सरप्लस कितना दिया हुआ है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप 150 एंड 50। मिक्स्ड इनकम दिया है, इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड दैट इज 60। तो ये हो जाएगा 655 इज इक्वल्स टू COE प्लस 260। अब अगर मैं इसको इस तरफ ले जाऊं तो 655 माइनस 260 इज इक्वल्स टू COE। 655 माइनस 260 करूंगा तो कितना आंसर आएगा बेटा मेरा, 395 करोड़। ये मुझे मिल गया कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। ये है मेरा फाइनल आंसर। तो जब भी मुझे दो चीज़ें फाइंड करनी हो और उसमें से एक चीज़ अगर मुझे बीच का कोई कंपोनेंट दिया हुआ तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले थर्ड चैप्टर वाला लॉजिक लगाएंगे, उसके बाद हम फोर्थ चैप्टर वाले लॉजिक पे आएंगे। इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप, देखो अगेन मुझे बीच का कंपोनेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, NNP एट FC। मुझे NDP एट FC। NDP एट MP दिया हुआ है। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस NIT। NDP एट MP कितना है 1000, उसमें से NIT कितना दिया हुआ है, NIT इनडायरेक्ट टैक्स सब्सिडीज 75 प्लस 10 माइनस 10 तो हो जाएगा 65। 1000 में से अगर मैं 65 निकाल दूँ तो कितना बचेगा, 935। कितना बचेगा, 935। उसके बाद हम फाइंड करते हैं इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। हमें बेटा NDP एट FC मिल गया है ना, NDP एट FC मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। वो कैसे निकालेंगे, वेजेस एंड सैलरीज दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। उसके अलावा कुछ और दिया है हमें, बोनस दिया हुआ है, लेकिन इसको हम इग्नोर करेंगे क्योंकि हमें डायरेक्टली मेन हेडिंग दिया है। फिर आते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस में एक्चुअल रेंट दिया है, इम्प्यूटेड इंटरेस्ट दिया है और कुछ, तो हम दोनों चीज़ें लेंगे 30-20। ये हो गया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी प्लस इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। तो अभी हमें फाइंड करना है। उसके अलावा हम क्या ऐड करते हैं, मिक्स्ड इनकम दैट इज 60। तो 600 प्लस 50 प्लस 60 प्लस इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप और NDP एट FC इज 935। ये हो जाएगा 660 प्लस 50 इज 710 प्लस इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योर 935। अगर मैं 710 को इस तरफ ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा 935 माइनस 710 इज इक्वल्स टू इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 225 इज इक्वल्स टू इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहाँ तक। ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है। यहाँ पे भी अगेन आपको ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब कि बीच का एक कंपोनेंट कैलकुलेट
करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लोगों को जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है, उससे हम लोग किस पे जाएंगे, एनडीपी एट एफसी पे। उसके बाद हम फॉर्मूला लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन, देखो एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो हम इससे कंसिडर नहीं करेंगे। वेजेस एंड सैलरीज आएगा, फिर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ में उतना ही है। उसके बाद ऑपरेटिंग सरप्लस हमें कैलकुलेट करना है। फिर हमें क्या आता है, मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम कितना है, मिक्स्ड इनकम भी नहीं दिया है। तो आई होप आप लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अगर इसमें कोई भी डाउट होता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना, हम लोग आपके डाउट सॉल्व कर देंगे। डोमेस्टिक इनकम यूजिंग इनकम मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड। हमने आज इनकम मेथड भी किया और वैल्यू एडेड मेथड हम ऑलरेडी पहले क्लास में कर चुके हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन भी आप लोग पहले खुद से ट्राई करें, उसके बाद हम इसका आंसर अपलोड करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम मिलेंगे एक्सपेंडिचर मेथड के साथ। सो टिल देन आप लोग ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, और इससे ज़्यादा अगर न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर सकते हो तो ज़रूर 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 कीजिएगा। तब तक के लिए पैकअप। थैंक यू।